हेलो एवरीवन, शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की नदियाँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है लगभग है ना, थोड़ा सा ओवरऑल अपन जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है लगभग 207 नदियाँ, 206 से 207 नदियाँ पाई जाती हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश को इसीलिए क्या बोलते हैं, नदियों का मायका। सबसे पहली बात तो इसका ध्यान रखें, नदियों का मायका। ठीक है, यहाँ की जो नदियाँ होती हैं, ध्यान देना, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो निकलती तो मध्य प्रदेश से है, किंतु किसी अन्य राज्य की क्या बनती है, वो जीवनदायिनी बनती है। समझ रहे हैं आप। तो मध्य प्रदेश से जो है सर्वाधिक नदियाँ निकलती हैं, लगभग 206 से या 207। किसी किसी बुक में 206 भी लिखा हुआ है, किसी बुक में 207 भी लिखा हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश का जो उपनाम में आता है वो नदियों का मायका भी आता है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है उसके बारे में हल्की सी बात यहीं पे बता देता हूँ। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश ने इसी नदी को जीवित नदी का दर्जा भी दे दिया है। यानी किस नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है, तो नर्मदा नदी को प्राप्त है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका बनेगा नेक्स्ट, ये बनता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाएगा बेतवा नदी को। किस नदी को कहा जाएगा, बेतवा नदी को। क्यों कहा जाता है भैया, तो उसका कारण है प्रदूषण के आधार पर। क्या कारण है इसका, प्रदूषण के आधार पर। जिस प्रकार भारत में जो गंगा नदी है वो क्या है, प्रदूषित है, उसी प्रकार में मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी नदी है बेतवा जो क्या है, प्रदूषित है। इस आधार पर हम इसको क्या बोलते हैं, तो प्रदूषण के आधार पर गंगा किसे बोलते हैं मध्य प्रदेश की, तो बेतवा को बोलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो मालवा की गंगा कहा जाता है शिप्रा नदी को। किसको कहा जाता है, शिप्रा नदी को। किस बेस पे बोलेंगे भैया, तो ये बोलेंगे पवित्रता के आधार पर। किस बेस पे बोलेंगे, पवित्रता के आधार पर। जिस प्रकार गंगा नदी पवित्र है, पूजनीय है, उसी प्रकार जो है मध्य प्रदेश में जो है शिप्रा नदी है जो पवित्र है। क्योंकि यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पे सिंहस्थ या कुंभ का मेला लगता है। ठीक है ना। अमृत की शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत पता हो, तो यहाँ पे जो अमृत निकाला था समुद्र मंथन से, तो यहाँ पे एक बूंद गिरी थी। इसीलिए प्रत्येक 12 वर्ष में जब वो दिन आता है तो हम यहाँ पे क्या, सिंहस्थ का जो है मेला लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शाही स्नान वगैरह सब होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत की 5 बड़ी नदियों की, है ना। पहले अपन भारत का देख लेते हैं कि भारत की 5 सबसे बड़ी बड़ी नदी कौन सी है, उसके बाद अपन मध्य प्रदेश का देखेंगे। नहीं तो मैं अगर ये बोलता हूँ डायरेक्ट कि नर्मदा जो है भारत की 5वीं और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो सबसे पहले मन में क्या आएगा कि बाकी जो भारत की 4 सबसे बड़ी, जो नर्मदा से सबसे बड़ी नदियाँ हैं, वो कौन सी है और कितने किलोमीटर उनकी लेंथ है, तो उसको अपन अच्छे से पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सबको पता है, कोई तुक्का भी मारेगा तो क्या बोलेगा कि सबसे जो बड़ी नदी है वो क्या है, गंगा है ना। सबको पता है ये। इसकी जो लेंथ है वो है 25 किलोमीटर। कितनी है, 25 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में ये जो है मध्य प्रदेश की, भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये अपन सबको पता है। सेकंड नंबर पे जो आती है वो आती है गोदावरी। क्या आती है, गोदावरी। गोदावरी की जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर। इस नदी की खासियत क्या है कि ये प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। तो ये भी ध्यान रखना, सबसे पूरे भारत की, है ना, संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा है। किंतु प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी। प्रायद्वीपी क्या होता है, देखो अपन सबको पता है गंगा कहाँ से निकलती है, तो ग्लेशियर से निकलती है और बहुत सारी नदियों को मिलकर एक नदी बनती है जिसका नाम क्या है, गंगा। प्रायद्वीपी क्या होता है, ये जो है आपका भारत है। ठीक है, तो जहाँ से समुद्र चालू होता है उस वाले पूरे भारत को
क्या बोला जाएगा? तो प्रायद्वीपी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्रायद्वीपी बोला जाएगा। तो गोदावरी यहीं से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो ठीक है, जो समझ में आ गया किसको बोलते हैं? प्रायद्वीपी। ठीक है, जो समुद्र से घिरा होता है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे नदी आ जाती है, उसका नाम है कृष्णा। क्या आ जाता है? जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है उसका नाम होता है कृष्णा। कृष्णा में देखना ये फैलेगी 1401 किलोमीटर में, है ना। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1401 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाएगी यमुना। कौन सी आ जाएगी? यमुना आ जाएगी। ये आ जाएगी 1375 किलोमीटर। और फिर जो पाँचवें नंबर पे जो नदी आती है इसका नाम है नर्मदा। ये आती है 13-12 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। देख लेंगे। अभी अपन ने भारत का देख लिया, अब अपन मध्य प्रदेश की नदियां देख लेते हैं, 5 सबसे बड़ी। पहली नदी अपन देखेंगे नर्मदा। नर्मदा देखेंगे। नर्मदा जो है 13-12 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सेकेंड नंबर पे क्या सी आ जाती है? तो चंबल आ जाती है। चंबल की जो लेंथ है वो है 965 किलोमीटर। ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाती है सोन नदी आ जाती है। सोन की जो लेंथ है वो है 780 किलोमीटर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाती है आपकी ताप्ती। ताप्ती नदी की लेंथ है 724 किलोमीटर। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ जाती है बेतवा। और बेतवा नदी की जो लेंथ है वो है 480 किलोमीटर। ये टॉप 5 नदियों की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, बाकी सबके और बारे में और जानकारी दूंगा मैं। ठीक है, इनका उद्गम क्या होता है, क्या विशेषता है, सारी मैं चर्चाएं करूंगा आराम से। ठीक है, तो अभी आपने देख ली, क्या देख ली कि भारत की 5 सबसे बड़ी नदियां आपने देख ली। उसके बाद मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां देख ली। अब अपन शुरू करते हैं जो है थोड़ा सा द्रोणी के आधार पर देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रवाह के आधार पर। तो यहीं पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। टेढ़ा हो जाता है बहुत ही यार ये थोड़ा ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं द्रोणी के आधार पर। द्रोणी के आधार पर, द्रोणी का मतलब क्या होता है कि ऐसी नदियाँ जो किसी अन्य नदी में जाके मिलती हैं या उसकी सहायक नदी के रूप में मिलती हैं, है ना। तो जहाँ पे वो मिल रही है, जहाँ पे उनका संगम हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? द्रोणी बोलेंगे कि ये वाली नदी इस वाली नदी में जाकर क्या मिल जाएगी, आगे जाके इसमें मिल जाएगी। ठीक है, देखना पहली है गंगा द्रोणी, सेकंड नंबर पे आ जाएगी यमुना, और थर्ड नंबर पे आ जाएगी गोदावरी, और फिर मैं बात करूंगा स्वतंत्र प्रवाह की। ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिए। गंगा नदी में देखो कौन सी मिलेगी, तो उस पर मिलेगी सोन, टोंस प्लस उसकी सहायक नदियाँ। जो भी छोटी पूरी नदियाँ हैं वो इन्हीं नदियों में मिल जाएगी। और आगे जाके ये सारी नदियाँ कहाँ मिल जाएगी? तो गंगा नदी में मिल जाएगी। यमुना में देखना जो नदियाँ अधिकतर जो उत्तर की तरफ बहती हैं वो अधिकतर आपकी यमुना में मिल जाएगी। जैसे कि इसमें चंबल हो जाएगी, है ना, बेतवा हो जाएगी, उसके बाद सिंध हो जाएगी, काली सिंध हो जाएगी, शिप्रा हो जाएगी, पार्वती हो जाएगी, बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारी कहाँ जाके मिलेगी? देखो मैं हल्का सा आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इस वाले हिस्से में से, अब ये वाला हिस्सा है ना, मैं इधर के हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर का बस इतना सा हिस्सा, इस हिस्से में जो भी नदी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अगर कोई भी नदी उत्तर की तरफ बहती है तो ये किससे जाके मिलेगी? तो ये यमुना से मिलेगी, है ना। उसके बाद में अगर आगे मध्य प्रदेश में बनाता हूँ, उसके बाद में आगे मैं मध्य प्रदेश बनाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, अब देखना यहाँ से इस वाले हिस्से में अगर कोई नदी उत्तर की तरफ जाती है, यहाँ से हमेशा मैं किसकी बात करता हूँ? नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, है ना, उत्तर की बात कर रहा हूँ। देखना इस वाले अगर पूरे पोर्शन में कोई भी नदी उत्तर की तरफ जाएगी तो वो किससे जाके मिलेगी? तो चंबल से मिलेगी, सॉरी यमुना से मिलेगी। और इस वाले हिस्से में अगर कोई नदी, यहाँ से मान लेते हैं, इस वाले हिस्से में अगर कोई भी नदी उत्तर की तरफ जाएगी तो वो किससे मिलेगी? गंगा में मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, अब देखो गोदावरी, गोदावरी में वे नदियाँ जो दक्षिण की तरफ जाएंगी, वे नदियाँ जो दक्षिण की तरफ जाएंगी, ये आपका मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा हो गया। तो यहाँ से जो भी नदियाँ दक्षिण की तरफ जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र दक्षिण में, मैंने क्या बताया कि गोदावरी कहाँ से निकलेगी, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलेगी, ये आपकी गोदावरी नदी है। तो ये सारी नदियाँ कायम है, इसमें जाके गिरेगी, तो ये दक्षिण की तरफ ही जाएगी। जो उत्तर की तरफ जा रही है वो इधर उत्तर की तरफ जा रही हैं, तो वो यमुना में मिलेगी, और इधर से एक दो नदियाँ जो उत्तर की तरफ जा रही है वो कहाँ मिलेगी, गंगा में मिलेगी। और बाकी जो नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है वो जाके सीधे स्वतंत्र प्रवाह, इसका मतलब होता है वो सीधे समुद्र में जाकर मिलेगी। ये बिल्कुल बेसिक है, अभी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं नदियों की, आप बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रवाह के आधार पर। प्रवाह के आधार पर देखेंगे तो चार में दिशा बना देता हूँ। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। इंग्लिश मीडियम के लिए ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो अब देखना पूर्व की तरफ यानी ईस्ट की तरफ एक ही नदी बहेगी, उसका नाम क्या है, जोहिला। ठीक है, इसके बारे में बात कर लूँगा, वैसे करता नहीं हूँ पर कर लूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं लगे कि इस बारे में अपन बात नहीं करी, तो आराम से नदी के बारे में बात कर लेंगे। दक्षिण की तरफ वे सारी नदियाँ जो गोदावरी द्रोणी में जाके मिलती है, वे सारी नदियाँ जो गोदावरी द्रोणी में जाके मिलती है वो दक्षिण की तरफ बहेगी। पश्चिम की तरफ जो सीधे समुद्र में जाके, कहाँ पे, वो नदियाँ जो सीधे कहाँ पे जाके बहेंगी, समुद्र में जाके बहेंगी, वो नदियाँ जैसे हो गई अपनी नर्मदा, ताप्ती, माही। वे नदियाँ जो सीधे कहाँ जाके गिरती हैं, समुद्र में जाके गिरती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ, अब देखना उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों की बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखना गंगा प्लस यमुना द्रोणी आ जाएगी, यानी सोन टोन्स भी इसी में आ जाएगी, चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, ये सारी नदियाँ किस में आ जाएगी, जो नदियाँ उत्तर की तरफ बह रही हैं। ठीक है, तो प्रवाह के आधार पर ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे अब मैं आराम से बात करता हूँ अगली नदियों की। ठीक है, हो गया है पूरा। अब चलते हैं नर्मदा के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, सेकंड, हाँ यहाँ थे अपन, नर्मदा के बारे में बात करता हूँ। तो नर्मदा भारत की 5वीं और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है ना। तो इसकी जो है सबसे पहले लंबाई की बात कर लेता हूँ, चलो अगर निकल गई है तो इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो है 13-12 किलोमीटर। कितनी है, 13-12 किलोमीटर। उसके बाद में और मैं आगे बात करता हूँ, एमपी में इसकी लंबाई कितनी है, यानी मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो एमपी में ये बहती है 10-77 किलोमीटर। कितना, 10-77 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि एमपी के बाद ये महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र में कितना बहेगी, तो 74 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर मैं गुजरात में जाता हूँ, तो गुजरात में बहेगी 161 किलोमीटर। कितनी बहेगी, 161 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से, देखो कोई कोई बुक 15 जिले भी लिखती है, 16 भी लिखती है, तो अपन को दोनों मान के चलना है ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप जब नेट पे देखोगे तो 16 जिले और बहुत सारी बुकों ने 15 जिले लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये नदी मान लेते हैं ये अपना मध्य प्रदेश का हिस्सा है और ये अपना क्या है, अनूपपुर है। क्या है, अनूपपुर है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसके उद्गम की बात कर रहा हूँ, उद्गम की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखना ये कहाँ से निकलेगी, तो मेकाल पर्वत श्रृंखला से निकलेगी। पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी, तो मेकाल पर्वत श्रृंखला से निकलेगी। जिला कौन सा होगा, तो अनूपपुर होगा। कौन सा होगा, अनूपपुर होगा, है ना। तहसील कौन सी होगी, तो पुष्पराजगढ़ होगी। कौन सी होगी, पुष्पराजगढ़ होगी।
और स्थान कौन सा होगा, तो अमरकंटक होगा। कौन सा स्थान होगा, अमरकंटक होगा। ये नदी इस प्रकार पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या करेगी, बहना चालू करेगी, है ना। और अलीराजपुर से ये एग्जिट, मान लो यहाँ पे अलीराजपुर आ गया, अलीराजपुर से इसने महाराष्ट्र में चली जाएगी और थोड़ा आगे जाके गुजरात में चली जाएगी और भरूच के निकट 14 किलोमीटर की एस्चुरी बनाती है। ध्यान रखना, ये 14 किलोमीटर की एस्चुरी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। एस्चुरी नहीं पता हो तो थोड़ा सा देख लेते हैं। एस्चुरी क्या होता है, मान लो कोई नदी, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल लोड नहीं, ये नदी जा रही है। अपने मध्य प्रदेश की नदियाँ कैसी है, बरसाती है। इसका मतलब क्या है, बरसात में उफान में आती है, बाकी जो महीने होते हैं उसमें पानी कम होता है। तो जब ये अपने मुहाने तक पहुँचेगी तो इसकी धारा स्वाभाविक सी बात है कम होती जाएगी, है ना। तो ये लास्ट में अपने मुहाने पर जाके क्या है, एक पतली धारा में आ जाती है और पतली धारा में जाके कहाँ गिर जाती है, तो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस पतली धारा को क्या कहते हैं, तो इस पतली धारा को बोलेंगे एस्चुरी। क्या बोलेंगे, एस्चुरी बोलेंगे, ठीक है। देखो बाकी अगर एक्स्ट्रा भी कुछ आप लोगों को पढ़ना है तो कोई भी एक एमपी की बुक ले आओ। बुक, बिना बुक के तो काम चलेगा नहीं, ध्यान रखना। एक एमपी की सबसे बेस्ट एक बुक ले आओ और मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, और जो वहाँ पे अधिकतर फैक्ट, देखो बहुत सारे फैक्ट अचानक याद नहीं आते तो वो छूट जाएंगे, तो आपको क्या लगेगा कम पढ़ाया, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि एमपी की कोई भी एक बुक ले आओ, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, वो चैप्टर आराम से बुक में खोल लो। जिस नदी के बारे में बात करूँगा, जिस भी टॉपिक के बारे में बात करूँगा, तो आराम से टॉपिक खोल लो, उसमें देखते भी रहो और वीडियो भी देखते रहो, तो आप लोगों को क्लियर होता रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं भी बता पाऊँगा क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो जो मेन चीज़ें वो बता रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप बुक ले जाइए, बुक ले आइए। बाकी जो मेन चीज़ें वो तो मैं समझा रहा हूँ, फिर बाकी जो है याद करने वाली चीज़ें है तो आप याद कर लेना, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा नर्मदा नदी के बारे में। तो इस पे चार जगहों पे जलप्रपात है ना। जलप्रपात का मतलब आप लोग समझते होंगे, वाटरफॉल, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में झरना कहते हैं अपन। तो सबसे पहले कहाँ पे निकलेगी नर्मदा, मान लो ये अपना अनूपपुर है, ये अपना अनूपपुर है, तो सबसे पहले यहीं पे क्या आ जाते हैं, दो छोटे छोटे जलप्रपात आ जाते हैं। पहला आ जाता है दुग्धधारा और कपिलधारा। दुग्धधारा और कपिलधारा ये यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद नदी इस प्रकार से बहती है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो आगे जबलपुर आ जाता है, यहाँ पे आता है जबलपुर। तो इस जबलपुर में आ जाएगा भेड़ाघाट नामक स्थान, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो यहाँ पे क्या है, धुआंधार जलप्रपात। कौन सा आ जाएगा, धुआंधार जलप्रपात। उसके बाद फिर जो है अपन आगे चलेंगे खंडवा में, है ना। खंडवा ही आता है तो खंडवा में अपन चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे दर्दी एवं मांधार। दर्दी एवं मांधार ये जलप्रपात है यहाँ पे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका खंडवा। खंडवा में आपको मिलेगा सहस्त्रधारा, सॉरी खरगोन, खंडवा तो हो गया ना, खरगोन। क्या मिलेगा, अरे ये वाला इशू बहुत बेकार है इस पेन का, थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ, खरगोन। खरगोन में आपको क्या मिलेगा, सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा क्या है, जलप्रपात है। क्या है, जलप्रपात है। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क में पढ़ाने वाला हूँ ताकि आप लोग थोड़ा वीडियो देखने के बाद खुद पढ़ें। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो 16 जिलों से या 15 जिलों से नर्मदा निकलती है, वो 15 जिलों के नाम आपको याद करना है। और इस पे बसे हुए, यानी इसके किनारे बसे हुए शहर भी, किनारे बसे हुए शहर भी, वो भी आपको यही याद करना है, ठीक है। उनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। तो मध्य प्रदेश के 52 नाम मैंने आपको याद करवा दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, आराम से एक सीक्वेंस से उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। बुक ले आइए, बुक में से आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे फिर चलते हैं। और इसमें क्या बच रहा है, ये कहाँ से निकलती है, ये चीज़ हो गई। अब समाप्ति कहाँ पे होगी। अच्छा चलो, ये चीज़ इसमें डाल दी है कि ये जो ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं। तो इन ज़िलों के किनारे जो है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो इनके किनारे और भी इसमें नाम छूटे हैं, जैसे मैनावर इसमें छूट गया है, मैनावर है ना, तो ये छूट गया है। तो उनका बुक सबसे बेस्ट रहती है, आप बुक ले आइए, आराम से उससे देख लीजिएगा, ठीक है।
वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया है। तो ये कौन से ज़िले हो गए, ये वे ज़िले हैं जिसके किनारे या नर्मदा नदी के किनारे ये ज़िले क्या है, बसे हुए हैं। ठीक है, अब इसका समापन अपन देखते हैं, एंडिंग पॉइंट। तो समापन क्या है, भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में क्या होती है, समाहित हो जाती है। 13-12 किलोमीटर है टोटल इसकी लंबाई। ठीक है, और ध्यान रखना एस्चुरी बनाते हुए समाहित होती है। कैसे होती है, एस्चुरी बनाते हुए जो है ये समापन इसका हो जाता है। पहली नदी हो गई अपने, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूँ इसमें, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ जाए सोचने का। आप आराम से जब बुक में पढ़ो तो अच्छे से समझ में आपको आ जाए। ठीक है, सेकंड जो नदी आती है वो आती है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, उसका नाम है चंबल। क्या है, चंबल पे अपन देखेंगे, मान लो यहाँ से सीधे अपन इसके पुराने, चलो इसके उपनामों की बात कर लेते हैं। उपनाम कौन से हैं, तो धर्मावती, चरमावती, कामधेनु, ये सब क्या है, इसके उपनाम है। अपन उपनाम इसके बोल सकते हैं। क्या है, इसके उपनाम है। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो पर्वत श्रृंखला देख लेते हैं। अभी एमपीपीएससी ने लास्ट पूछा भी था बेतवा के बारे में, तो उसमें पर्वत श्रृंखला अब जानना बहुत ज़रूरी है, तो अपन देखते हैं। तो कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के इंदौर जिले की महू तहसील के जाना पावा नामक या जाना पावा पहाड़ी से नदी निकलती है। इसका नाम क्या है, तो चंबल नदी है। क्या नाम है इसका, चंबल नदी है। इसकी ओवरऑल जो लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। कितनी है, 965 किलोमीटर। किसी के मन में आ जाता है मध्य प्रदेश में कितना बहती है, तो 346 किलोमीटर। ठीक है, तो कहाँ से निकलेगी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के इंदौर जिले की महू तहसील की जाना पावा नामक स्थान से ये निकलेगी, और इसकी ओवरऑल टोटल लंबाई है 965। और मध्य प्रदेश में कितना बहेगी, तो 346 किलोमीटर। कितना बहेगी मध्य प्रदेश में, 346 किलोमीटर जो है मंदसौर में बहेगी। ठीक है, उसके बारे में अब यहाँ पे देखना, अब आराम से यहाँ पे देखना। जैसे मान लो ये अपना इंदौर हो गया। ठीक है, देखिए ये आपका मान लो यहाँ पे इंदौर आता है, मैप में यहाँ पे इंदौर आता है। तो इस प्रकार से बहेगी, हल्का सा धार को टच करेगी, फिर रतलाम की तरफ जाएगी, रतलाम से मंदसौर की तरफ जाएगी, फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी, और राजस्थान में कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ होते हुए ये पुनः मध्य प्रदेश में आ जाएगी। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की क्या करेगी, सीमा बनाएगी इस प्रकार से। और भिंड जिले से ये निकल जाएगी कहाँ, यूपी में, और यहाँ से इटावा मिल जाएगा। इटावा एक जगह आ जाएगी, वहाँ पे यमुना नदी निकल रही है, तो ये जाके उसमें समाहित हो जाएगी, है ना। सिंपल वे में है, आराम से मैंने समझा दिया है। अच्छा, अगर नहीं समझ में आता थोड़ा सा मैप में बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैप में बना देता हूँ। ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल मन से गाड़ी चल रही है सर, ऐसा नहीं है, आराम से। मैप बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इस वजह से। अब देखो जैसा बन रहा है वैसा एडजस्ट कर लो, वैसे ज़्यादा अच्छा बन जाता है। ठीक, स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपन बेसिक। ठीक है, यहाँ पे है इंदौर। क्या है, इंदौर। इंदौर से निकलेगी, धार को टच करेगी, रतलाम आएगी, यहाँ पे मंदसौर आता है, फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे क्या आता है, चित्तौड़, फिर आगे जाएगी यहाँ पे कोटा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा बूंदी। तो ये इस प्रकार से बहेगी और पुनः मध्य प्रदेश में क्या प्रवेश कर जाएगी, और ये इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सीमा बना देगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश का भिंड आ जाएगा, भिंड से निकल जाएगी और किस में जाके मिल जाएगी, तो यमुना में। कहाँ पे, इटावा के निकट यमुना में समाहित हो जाएगी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ओवरऑल 965 किलोमीटर। ठीक है, कोटा के पास इसका जो है जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, है ना, चूलिया जलप्रपात। कहाँ पे है, कोटा के पास में है। ये इसकी बात होगी। समापन भी आपको समझ में आ गया। तो कहाँ पे मिलता है, यूपी में है। कहाँ पे होता है, यूपी में होता है, इटावा के निकट, है ना, उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट इसमें समाहित हो जाती है। ठीक है, तीसरी नदी की बात करता हूँ मैं। मध्य प्रदेश की जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है, उस नदी का नाम है सोन। क्या है, सोन। ठीक है, सोन नदी की जो ओवरऑल लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। कितनी है, 780 किलोमीटर है। इसके अन्य नाम में स्वर्ण या सोनभद्र, स्वर्ण या सोनभद्र इसको बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, सोन या सोनभद्र इसको बोला जाता है। देखो कहाँ से निकलेगी, तो वही मैकाल पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। क्या, मैकाल पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। अनूपपुर जिला हो जाएगा और स्थान हो जाएगा सोनपुर। स्थान कौन सा हो जाएगा, सोनपुर।
थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। स्थान कौन सा हो जाएगा, तो सोनपुर। देखो मेरे लिखने पे मत जाना, है ना, बोलने पे देखना, क्योंकि स्पीड से चलता है थोड़ा सा हाथ, तो हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये मान लो ये वाला पॉइंट है सोनपुर नामक स्थान का, तो ये सीधे उत्तर की तरफ बहना चालू करेगी इस प्रकार से, और थोड़ा पूर्व की तरफ मुड़ जाएगी, फिर पुनः उत्तर की तरफ चली जाएगी और बिहार में कहाँ पे मिलेगी, बिहार में पटना के पास, बिहार में पटना के पास क्या हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिहार में पटना के पास समाहित हो जाएगी। इसकी लेंथ है 780 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 780 किलोमीटर। इस प्रकार यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस प्रकार यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। आगे जो है 4th नंबर की नदी अपन देखेंगे। 4th नंबर की नदी देखते हैं, उसका नाम क्या है, तो 4th नंबर की नदी आ जाएगी ताप्ती। क्या आ जाएगी, ताप्ती। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलेगी बैतूल जिले से, है ना, बैतूल के मुल्ताई से निकलेगी। देखना हल्का सा, कहाँ से निकलेगी, ये बैतूल का मुल्ताई है, यहाँ से निकलना चालू करेगी और ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाएगी, बुरहानपुर को 2 बराबर भागों में बांट देगी और ये भी कहाँ चली जाएगी, खंबात की खाड़ी में चली जाएगी। इसकी लेंथ कितनी है, तो 724 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी, 724 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया, इसका क्या है नाम, मध्य प्रदेश की जो चौथी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती, है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। इसके अन्य नाम की मैं बात करूंगा तो इसको सूर्य की पुत्री, सूर्यपुत्री या सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री या सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। 5वीं देखना, बेतवा। कौन सी नदी देखेंगे, बेतवा। बेतवा ये मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। पहली बात तो 5वीं सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 480 किलोमीटर। प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किस बेस पे कहा जाएगा, तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की इसको क्या बोलेंगे, गंगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश की गंगा बोलेंगे। अब देखना ये नदी कहाँ से होता है, इसका उद्गम की बात कर लेता हूँ। उद्गम कहाँ से होगा, तो ये होगा रायसेन जिले के कुमरा गांव से। कहाँ से होगा, रायसेन जिले के कुमरा गांव से होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, मान लो ये रायसेन है, यहाँ से कुमरा गांव है। इस प्रकार ये सीधे उत्तर की तरफ बहना चालू करेगी। कहाँ पे बहेगी, सीधे उत्तर की तरफ ये बहना चालू करेगी, उत्तर की तरफ बहेगी। उसके बाद जैसे ये वाला हिस्सा आ जाता है मध्य प्रदेश का, ठीक है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बहेगी, इस प्रकार सीधे जाएगी, है ना। तो ललितपुर झांसी को स्पर्श करते हुए ये जो इलाका है, ये निवाड़ी वापस मतलब मध्य प्रदेश में आ जाएगी नदी। तो कहाँ से निकली, ये कुमरागांव रायसेन से निकली, सीधे उत्तर की तरफ गई। उसके बाद ललितपुर और झांसी को स्पर्श करते हुए पुनः मध्य प्रदेश में के निवाड़ी जिले में प्रवेश कर गई और इस प्रकार सीधे यमुना नदी में हमीरपुर नामक स्थान पर यूपी में जाके मिल गई। इस नदी का नाम क्या है, तो बेतवा नदी, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड से है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत सारी नदियों की अपन को बात करनी है। टॉप 5 की बात कर ली, अब बाकी बात देख लेते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो नदी है, मैं ये नहीं बोलूँगा ये 5वें 6ठे नंबर की है, ठीक है, बाकी सबकी लेंथ अलग अलग है। माही नदी है, इसकी लंबाई 472 किलोमीटर है। कितनी है, 472 किलोमीटर है। विशेष क्या करती है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलेगी धार जिले के सरदारपुर के लावरिया से, है ना, शॉर्ट में धार के लावरिया से ये नदी निकली है। ये नदी यहाँ से स्टार्ट होगी, सीधे जाएगी। धार के आगे क्या आता है, झाबुआ आता है। झाबुआ से ये कहाँ प्रवेश कर जाएगी, तो राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी और कुछ इस प्रकार से घूम के कहाँ चली जाएगी, तो खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाएगी। ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को क्या करेगी, ये 2 बार काटेगी। देखो, एक बार यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ पे काट रही है। तो ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। बुक के सहारे देख लेना इसकी सहायक नदियाँ वगैरह कौन सी है, तो याद हो जाएगा। अब उसमें कुछ याद करवाने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा बुक का सहयोग लेके सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर सारी चीज़ें मैं बताने बैठूंगा तो ये 3-4 वीडियो में होगा, है ना। तो ऐसा अपन को नहीं करना है।
मेन बातें मैं बता रहा हूँ, बाकी जो बातें हैं आप खुद बुक में देख के पढ़ सकते हो। इतने समझदार तो वैसे हो आप, है ना, कंपटीशन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो थोड़ा अपनी तरफ से आप लोग मेहनत करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहेगी, ठीक है। अगली जो नदी है, यहाँ तक क्लियर हो गया कहाँ से निकलती है, धार के लाभरिया से निकलेगी और ये भी कहाँ चली जाएगी, तो खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाएगी। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद मैं ले लेता हूँ केन नदी, ले लेता हूँ केन नदी। केन नदी कहाँ से निकलती है, इसकी लेंथ है 427 किलोमीटर। कहाँ से निकलेगी ये, तो ये जो नदी निकलती है ये निकलेगी कटनी के कैमूर से। कहाँ से निकलेगी, कटनी के कैमूर से ये नदी निकलेगी। देखना कैसे निकलेगी, तो ये यहाँ से मान लो अपना कटनी है, कटनी का कैमूर वाला हिस्सा है, यहाँ से ये नदी निकलेगी, ये सीधे कहाँ, उत्तर की तरफ बहना चालू करेगी, सीधे उत्तर की तरफ बहना चालू करेगी। हाँ ठीक है, यहाँ पे छतरपुर आ जाता है, यहाँ पे पन्ना आ जाता है, छतरपुर पन्ना की सीमा का विभाजन कर देगी और ये भी कहाँ चली जाएगी, यूपी में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, यूपी में चली जाएगी। और ऊपर से कौन सी नदी जा रही है, तो यमुना जा रही है। और इलाका कौन सा हो जाएगा, तो बांदा, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा में जाके किस में समाहित हो जाती है, तो यमुना नदी में समाहित हो जाती है। इस नदी का नाम क्या है, तो कैन है। क्या नाम है, कैन है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैं बात करूंगा और नदी की, तो कैन हो गई है ना, टोंस। कौन सी नदी देखते हैं, टोंस। टोंस देखते हैं, इसको तमसा भी कहते हैं, तमसा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोनों क्या है, इसके नाम है। इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है सतना के मेहर से। सतना के मेहर से, मैयर कहते हैं वहाँ के स्थानीय लोग, है ना। अपन मेहर पढ़ते हैं पर वहाँ के स्थानीय लोग इसको मैयर बोलते हैं। तो कहाँ से निकलेगी, ये सतना के मेहर से निकलेगी, ठीक है। मान लो ये सतना का मेहर है, तो इस प्रकार ये पूर्व की तरफ बहना चालू करेगी और रीवा के पास से ये उत्तर की तरफ बहना चालू कर देगी और सिरसा नामक स्थान पर, कहाँ पे, सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में समाहित हो जाएगी। सिरसा नामक स्थान पर जो है गंगा नदी में क्या हो जाएगी, ये समाहित हो जाएगी, ठीक है। इसकी लेंथ है 320 किलोमीटर, ठीक है। टॉप 5 की याद रख लेना लेंथ, ऐसा नहीं है। जो टॉप 5 नदियां मैंने आपको बता दी थी, 1 2 3 4 और ये 5वीं, इन 5 की लेंथ याद रखना। बाकी की नहीं भी होती है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने वो 5 की पूछता है और लंबाई हमेशा विवादित होती है। किसी बुक में अलग है, किसी में है, नेट पे अलग दे रखी है, तो इतना लंबाई पे फोकस नहीं करना। बस जो टोटल 5 नदियां हैं शुरुआत की, उनकी लंबाई आप याद कर लीजिए। बाकी की मैं बता रहा हूँ, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं चंबल की सहायक नदियों पे। चंबल की सहायक नदियों पे चलते हैं तो एक नाम आता है सिंध। ये चंबल की सहायक नहीं है, ये अचानक ध्यान आ गया मुझे। सिंध जो है यमुना की सहायक है, ठीक है, और इसके समकक्ष बहती है। देखना कैसे, तो ये निकलती है नदी विदिशा के सिरोंज से। कहाँ से, विदिशा का सिरोंज। अपन लोगों ने वही सिरोंज, देखो थोड़ा सा याद कर लो, जब अपने ABC पार्ट के स्टार्ट में जब गठन वाला वीडियो था, अपना गठन जो अपन ने पढ़ा था, तो उसमें हमने मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा नामक गांव लिया था राजस्थान को। बदले में कौन सा स्थान लिया था, तो सिरोंज लिया था विदिशा जिले के लिए। तो उसी सिरोंज की यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो ये नदी यहाँ से निकलेगी, विदिशा के सिरोंज से नदी निकलती है। और ये जो है देखो, तो यहाँ पे है विदिशा। विदिशा के सिरों से इस प्रकार निकलेगी, गुना को 2 बराबर भागों में बांटेगी और ये भिंड जिले की लाहौर तहसील से होते हुए ये भी इटावा के पास यमुना नदी में समाहित हो जाएगी। कहाँ, इटावा के पास ये भी जो है यमुना नदी में समाहित हो जाएगी। अच्छा चलो, इसके बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लो। इसकी एक सहायक नदी है कुंवारी, महत्वपूर्ण नदी है कुंवारी। शिवपुरी के पठार से निकलती है, यहाँ पे आता है शिवपुरी, शिवपुरी के पठार से निकलती है। तो ये नदी भी इसके समकक्ष बहती रहती है और भिंड की लाहौर तहसील में इसमें जाके सिंध नदी में समाहित हो जाती है, ठीक है। तो कांटेक्ट में 3 नदी अपन ने देखी, एक चंबल आती है इधर से, तो ये तीनों नदियाँ क्या है, आपस में समकक्ष बहती है। इस नदी का नाम है सिंध। क्या नाम है, सिंध। कहाँ से निकलती है, विदिशा के सिरोंज से निकलेगी और समापन कहाँ होता है, तो इटावा के निकट यमुना नदी में क्या हो जाती है, ये समाहित हो जाती है, जैसे चंबल नदी होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे चलता हूँ, तो आगे आ जाती है आपकी शिप्रा नदी, मध्य प्रदेश की मालवा की गंगा, शिप्रा नदी, है ना। ये कहाँ से निकलती है, तो इंदौर जिले के काकरी बर्डी नामक स्थान से निकलेगी। इंदौर जिले के काकरी
बर्डी नामक स्थान से निकलेगी। ठीक है, अब इसको क्या मैप में बताना, छोटी सी 195 किलोमीटर की नदी है, इसकी लेंथ कितनी 195 है। तो इंदौर जिले के काकरी बर्डी से ये निकलेगी और मंदसौर के पास है ना, मंदसौर और रतलाम के बीच में ये किस में समाहित हो जाएगी जाके, तो ये चंबल नदी में समाहित हो जाती है। किस में समाहित हो जाएगी, चंबल नदी में समाहित हो जाएगी। अब छोटी छोटी नदियां हैं, अब सीधे जान लो आप। ठीक है, जो मुझे याद आती जा रही है मैं फटाफट आप लोगों को अब शेयर करता जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, शिप्रा हो गई। शिप्रा के बाद एक और नदी है काली सिंध। ठीक है, काली सिंध देखो, अभी सिंध देखी थी, अब अपन काली सिंध देख लो। काली सिंध जो है कहाँ से निकलेगी, तो काली सिंध निकलती है देवास के बागली गांव से। देवास जिला हो गया और बागली गांव हो गया, एक स्थान हो गया, बागली गांव से निकलेगी ये इंदौर के, सॉरी देवास के बागली गांव से निकलती है। तो देवास के बागली गांव से निकलेगी तो हल्का सा शाजापुर को भी टच करेगी। शाजापुर से क्या अलग हुआ है, तो आगरमालवा अलग हुआ है और सीधे राजस्थान में प्रवेश हो जाएगी। और जो कोटा के पास यहाँ से चंबल नदी बह रही है, तो कोटा के पास जो है चंबल नदी में क्या हो जाएगा, इसका समापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। और कौन सी नदी देखो मुझे याद आ जाती है तो मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा लेना, और उस चक्कर में आप भूल जाते हो। ठीक है, तो अब कौन सी बच रही है, जैसे कोलार बच रही है ना, छोटी छोटी नदियाँ हैं। कोलार नदी है, कोलार कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम होता है सीहोर। कहाँ से निकलती है, उद्गम है इसका सीहोर, सीहोर जिले से निकलती है और ये दक्षिण की तरफ बहेगी। यहाँ से नदी जा रही है नर्मदा, ये नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, एक सीहोर से एक और नदी निकलती है पार्वती। कौन सी, पार्वती। सीहोर से एक और नदी निकलती है पार्वती। ये पार्वती जो है किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी चंबल की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, और जैसे धार से मान नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद है ना एक कुंदा नदी निकलती है। ये सब अब छोटी छोटी नदियाँ, जैसे मान नदी हो गई, कुंदा नदी हो गई। ठीक है, और फटाफट अपन थोड़ा सा और याद कर लेते हैं। हथरी नदी हो गई जी, ये भी धार से निकलती है। ठीक है, और इसके बाद और देखते हैं। अब दक्षिण की वाली नदियाँ देख लीजिए, उत्तर वाली तो लगभग पूरी हो ही गई हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ मैं, याद भी नहीं आती है यहाँ के, तो जल्दी मतलब याद तो है पर याद नहीं आती है तुरंत। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक का सहारा आप ले सकते हो। बहुत सारी नदियाँ हैं और एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो वैसे ही जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप बहुत ही इजीली इसको क्या कर लोगे, क्लिक कर लोगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं दक्षिण वाली नदियाँ, जैसे कि वर्धा हो गई। ठीक है, वर्धा को देखते हैं। वर्धा कहाँ से निकलती है, बेतुल। बेतुल का मुल्ताई एक जगह है, मुल्ताई एक जगह है, वहाँ पे वेदांत पर्वत है। क्या है, वेदांत पर्वत है। तो इस वेदांत पर्वत से ये नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है, वेदांत पर्वत से नदी निकलेगी। तो इस प्रकार ये नदी दक्षिण की तरफ बहना चालू करेगी और इसी के सहारे एक और नदी आएगी शिवनी के पासवाड़ा पठार से। शिवनी के पासवाड़ा पठार से, तो यहाँ पे शिवनी बीच में क्या आ जाता है, छिंदवाड़ा आ जाता है। तो शिवनी के पासवाड़ा पठार से नदी निकलेगी। इसकी लंबाई है 570, इसकी लंबाई है 525। इसका नाम है वर्धा और इसका नाम है बेनगंगा। क्या नाम है इसका, बेनगंगा। दोनों महाराष्ट्र में जो है, भंडारा अपन ने पढ़ा था, ये भी जिला अपन ने महाराष्ट्र को दिया था। तो भंडारा जिले में आके, भंडारा नामक स्थान पर या जिले में आकर ये दोनों नदियाँ क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं और उसको क्या बोलते हैं, प्राणहिता। क्या बोलते हैं, प्राणहिता बोलते हैं। और संयुक्त रूप से किस में जाके मिल जाएगी, गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। संयुक्त रूप से किस में मिल जाती हैं, गोदावरी नदी में जो है मिल जाती हैं। ठीक है, आगे देखता हूँ मैं। आगे का अपना वीडियो, जैसे अपना पेंच नदी है, ये लास्ट देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, पेंच नदी देखते हैं। तो पेंच नदी कहाँ से निकलेगी, छिंदवाड़ा से निकलेगी। कहाँ से निकलती है, छिंदवाड़ा से निकलती है। और इसका समापन कहाँ होता है, तो देखो मान लो ये नदी इस प्रकार से शिवनी गई, छिंदवाड़ा से शिवनी गई, शिवनी से बालाघाट गई और दक्षिण की तरफ बहना चालू करी और ये भी किस में समाहित हो गई, तो गोदावरी में जाके क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। ठीक है, छिंदवाड़ा से एक और नदी का याद आ रहा है मुझे, नाम कुलबेहरा। क्या नाम याद आ रहा है, कुलबेहरा। इसे छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं, इसे छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट नदी थी आपकी। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है
नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना मतलब परियोजना अपन पढ़ने वाले हैं तो बहुत सारी नदियाँ उसमें कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपका रहेगा वो नदी घाटी परियोजना पर रहेगा, तो उसमें बाकी नदियों की बात अपन कर लेंगे। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। और जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा बार बार आ रहा है नाम, तो नदी घाटी परियोजना रहेगा। इस पर आराम से अपन एक एक नदी पर कितने प्रकार के कैसे डैम है, वो कितना बिजली उत्पादन करते हैं, नर्मदा नदी की विशेष बात कर लेंगे, उस पर कितने डैम है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है उसमें, है ना, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, नर्मदा नदी पे जो है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा डैम कौन सा है, ये सारी चर्चाएं अपन आराम से कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।